ये सोचना कतई गलत होगा कि इमरान के कदम यूं ही बिला मकसद टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ उठ गए थे। इसे पहले ही से इतला थी कि सर जहांगीर आजकल शहर में मकीम नहीं है और वो ये भी जानता था कि ऐसे मौका पर लेडी जहांगीर अपनी रातें कहाँ गुजारती है। ये भी हकीकत थी कि लेडी जहांगीर किसी जमाने में इसकी मंगेतर रह चुकी थी और खुद इमरान की हमाकतों के नतीजे में ये शादी ना हो सकी। सर जहांगीर की उम्र तकरीबन 60 साल जरूर रही होगी, लेकिन वो कवि की मजबूती की बिना पर बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं मालूम होता था। इमरान दम साधे लेटा रहा। आध घंटा गुजर गया। इसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर उठकर ख्वाबगाह की रोशनी बंद कर दी। पंजों के बल चलता हुआ सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया जो अंदर से बंद था। अंदर गहरी नीली रोशनी थी। इमरान ने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। लेडी जहांगीर मसहरी पर ऊंधी पड़ी बेखबर सो रही थी और इसे माथे से फॉक्स टेरियर का सर इसकी कमर पर रखा हुआ था और वो भी सो रहा था। इमरान पहले की तरह एहतियात से चलता हुआ सर जहांगीर की लाइब्रेरी में दाखिल हुआ जहां अंधेरा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकाल कर रोशन की। ये एक काफी तवील और अरीज कमरा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थी और दरमियान में 3 लंबी लंबी मेजें। बहरहाल ये एक जाती और निजी लाइब्रेरी से ज्यादा एक पब्लिक रीडिंग रूम मालूम हो रहा था। मशरकी सिरे पर एक लिखने की भी मेज थी। इमरान सीधा इसी की तरफ गया। जेब से वो पर्चा निकाला जो इसे इस खौफनाक इमारत में पुरअसरार तरीके पर मरने वाले के पास मिला था। वो इसे बगौर देखता रहा, फिर मेज पर रखे हुए कागजात उल्टने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद वो हैरत से आंखें फाड़े एक राइटिंग पैड के लेटर हेड की तरफ देख रहा था। इसके हाथ में दबे हुए कागज के सरनामे और इसमें कोई फर्क न था। दोनों पर यकसा किस्म के निशानात थे और ये निशानात सर जहांगीर के आबाओ अजदाद के कारनामों की यादगार थे जो इन्होंने मुगलिया दौर हुकूमत में सरंजाम दिए थे। सर जहांगीर इन निशानात को अब तक इस्तेमाल कर रहा था। इसके कागजात पर इसके नाम की बजाय अमूमन यही निशानात छपे हुए थे। इमरान ने मेज पर रखे कागजात को पहली सी तरतीब में रख दिया और चुपचाप लाइब्रेरी से निकल आया। लेडी जहांगीर के बयान के मुताबिक सर जहांगीर 1 माह से गायब थे। तो फिर इमरान का जहन चौकड़िया भरने लगा। आखिर इन मामला से जहांगीर का क्या ताल्लुक? ख्वाबगाह में वापस आने से पहले इसने एक बार फिर इस कमरे में झांका जहां लेडी जहांगीर सो रही थी और मुस्कुराता हुआ इस कमरे से चला आया जहां इसे खुद सोना था। सुबह 9 बजे लेडी जहांगीर इसे बुरी तरह झंझोड़ कर जगा रही थी। वेल्डन वेल्डन। इमरान हड़बड़ा कर उठ बैठा और मसहरी पर अकड़ू बैठकर इस तरह ताली बजाने लगा जैसे किसी खेल के मैदान में बैठा हो और खिलाड़ियों को दाद दे रहा हो। ये क्या बेहूदगी! लेडी जहांगीर झंझला कर बोली। ओह सॉरी। वो चौंक कर लेडी जहांगीर को मतहिराना नजरों से देखता हुआ बोला। हेलो लेडी जहांगीर, फरमाइए। सुबह ही सुबह कैसे तकलीफ की? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लेडी जहांगीर ने तेज लहजे में कहा। हो सकता है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और अपने नौकरों के नाम ले लेकर इन्हें पुकारने लगा। लेडी जहांगीर इसे चंद लम्हे घूरती रही, फिर बोली, बराए करम अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हाय तुम मुझे मेरे घर से निकालने वाली कौन हो? इमरान उछलकर खड़ा हो गया। ये तुम्हारे बाप का घर है? लेडी जहांगीर की आवाज बुलंद हो गई। इमरान चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। इस तरह उछला जैसे अचानक सर पर कोई चीज गिरी हो। अरे मैं कहाँ हूँ? कमरा तो मेरा नहीं मालूम होता। अब जाओ वरना मुझे नौकरों को बुलाना पड़ेगा। नौकरों को बुलाकर क्या करोगी? मेरे लायक की खिदमत। वैसे तुम गुस्से में बहुत हसीन लगती हो। अच्छा कुछ नहीं कहूँगा, इमरान बसूर कर बोला और फिर मसहरी पर बैठ गया। लेडी जहांगीर इसे खा जाने वाली नजरों से घूरती रही। इसकी सांस फूल रही थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। इमरान ने जूते पहने, खूंटी से कोट उतारा और फिर बड़े इत्मीनान से लेडी जहांगीर की संगार मेज पर जम गया और फिर अपने बाल दुरुस्त करते वक्त इस तरह गुनगुना रहा था जैसे सचमुच अपने कमरे ही में बैठा हो। लेडी जहांगीर दांत पीस रही थी, लेकिन साथ ही में बेबसी की सारी अलामतें भी इसके चेहरे पर उमड़ आई थी। टाटा। इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर मुड़ा और अहमकों की तरह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। इसका जहन इस वक्त बिल्कुल साफ हो गया था। पिछली रात की मालूमात ही इसकी तशफ़ी के लिए काफी थी। सर जहांगीर के लेटर हेड का पुरअसरार तौर पर मरे हुए आदमी के हाथ में पाया जाना इस पर दलालत करता था कि इस मामला से सर जहांगीर का कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है और शायद सर जहांगीर शहर ही में मौजूद था। हो सकता है कि लेडी जहांगीर इससे लाइल्म रही हो। अब इमरान को इस खुशरू आदमी की फिक्र थी जिसे इन दिनों जज साहब की लड़की के साथ देखा जा रहा था।
देख लिया जाएगा, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। इसका इरादा तो नहीं था कि घर की तरफ जाए, मगर जाना ही पड़ा। घर के बगैर मोटरसाइकिल किस तरह मिलती? इसे ये भी तो मालूम करना था कि वो खौफनाक इमारत दरअसल थी किसकी। अगर इसका मालिक गांव वालों के लिए अजनबी था तो जाहिर है कि इसने वो इमारत खुद ही बनवाई होगी, क्योंकि तर्ज तमीर बहुत पुराना था। लिहाजा ऐसी सूरत में यही सोचा जा सकता था कि इसने भी इसे किसी खरीदार ही से खरीदा हो। घर पहुंचकर इमरान की शामत ने इसे पुकारा। बड़ी भी शायद पहले ही से भरी बैठी थी। इमरान की सूरत देखते ही आग बगोला हो गई। कहाँ थे रे कमीने सूर? ओ अम्मा भी, गुड मॉर्निंग डियरेस्ट। मॉर्निंग के बच्चे मैं पूछती हूँ रात कहाँ था? वो अम्मा भी क्या बताऊँ, वो हजरत मौलाना बल्कि मुर्शिदी मौलाई सैयद नाजिगर मुराद आबादी हैं। ना हौल वला कुव्वत। मतलब ये है कि मौलवी फजल हुसैन क़िबला की खिदमत में रात हाजिर था। अल्लाह अल्लाह, क्या बुजुर्ग हैं। अम्मा भी बस ये समझ लीजिए कि मैं आज से नमाज शुरू कर दूंगा। अरे कमीने कुत्ते, तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बड़ी भी झुंझलाई हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। अरे तौबा अम्मा भी। इमरान जोर से अपना मुंह थपने लगा। आपके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। और फिर सरैया को आते देखकर इमरान ने जल्द से जल्द वहां से खिसक जाना चाहा। बड़ी भी बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। अम्मा भी, आप ख्वामख्वाह अपनी तबीयत खराब कर रही हैं, दिमाग में खुश्की बढ़ जाएगी, सरैया ने आते ही कहा। और ये भाईजान, इनको तो खुदा के हवाले कीजिए। इमरान कुछ न बोला। अम्मा भी को बड़बड़ाता छोड़कर तो नहीं जा सकता था। शर्म नहीं आती? बाप की पगड़ी उछालते फिर रहे हैं। सरैया ने अम्मा भी के किसी मिसरा पर गिरा लगाई। हाय, तो क्या अब्बाजान ने पगड़ी बांधनी शुरू कर दी? इमरान पुरमसरत लहजे में चीखा। अम्मा भी इख्तिलाज की मरीज थी, असाब भी कमजोर थे, लिहाजा इन्हें गुस्सा आ गया। ऐसी हालत में हमेशा इनका हाथ जूती की तरफ जाता था। इमरान इत्मीनान से जमीन पर बैठ गया और फिर थड़ा थड़ की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुन सका। अम्मा भी जब इसे जी भर के पीट चुकी तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। सरैया इन्हें दूसरे कमरे में घसीट ले गई। इमरान की चचाजाद बहनों ने इसे घेर लिया। कोई इसके कोट से गिर्द झाड़ रही थी और कोई टाई की गिरा दुरुस्त कर रही थी। इमरान ने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और इस तरह खड़ा रहा जैसे वो बिल्कुल तन्हा हो। 2-4 कश लेकर इसने अपने कमरे की राह ली और इसकी चचाजाद बहनें जरीना और सोफिया एक दूसरे का मुंह ही देखती रह गई। इमरान ने कमरे में आकर फ्लट हीट एक तरफ उछाल दी, कोट मसहरी पर फेंका और एक आराम कुर्सी पर गिरकर ऊँघने लगा। रात वाला कागज भी इसके हाथ में दबा हुआ था। इस पर कुछ हिंसे लिखे हुए थे, कुछ पैमाइशें थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी बड़ाई ने कोई चीज गढ़ने से पहले इसके मुख्तलिफ हिस्सों के तनासब का अंदाजा लगाया हो। बज़ाहिर इस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन इसका ताल्लुक एक नामालूम लाश से था। ऐसे आदमी की लाश से जिसका कत्ल बड़े पुरअसरार हालात में हुआ था, और इन हालात में ये दूसरा कत्ल था। इमरान को इस सिलसिले में पुलिस या महकमा सराग रसानी की मशगूलियात का कोई इल्म नहीं था। इसने फयाज से ये भी मालूम करने की जहमत गुवारा नहीं की थी कि पुलिस ने इन हादसात के मुतल्लिक क्या राय कायम की है। इमरान ने कागज का टुकड़ा अपने सूट केस में डाल दिया और दूसरा सूट पहनकर दोबारा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद इसकी मोटरसाइकिल इसी कस्बा की तरफ जा रही थी जहां वो खौफनाक इमारत वाक़ थी। कस्बे में पहुंचकर इस बात का पता लगाने में दुश्वारी न हुई कि वो इमारत पहले किसकी मलकियत थी। इमरान इस खानदान के एक जिम्मेदार आदमी से मिला जिसने इमारत जज साहब के हाथ फरोख्त की थी। अब से 8 साल पहले की बात है। इसने बताया अयाज साहब ने वो इमारत हमसे खरीदी थी। इसके बाद मरने से पहले वो इसे शहर के किसी जज साहब के नाम कानूनी तौर पर मुंतकिल कर गए। अयाज साहब कौन थे? पहले कहाँ रहते थे? इमरान ने सवाल किया। हमें कुछ नहीं मालूम। इमारत खरीदने के बाद 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन किसी को कुछ नामालूम हो सका कि वो कौन थे और पहले कहाँ रहते थे। इनके साथ एक नौकर था जो अब भी इमारत के सामने एक हिस्से में मकीम है, यानी कब्र का वो मजावर। इमरान ने कहा और बूढ़े आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, वो कब्र भी अयाज साहब ही ने दरियाफ्त की थी। हमारे खानदान वालों को तो इसका इल्म नहीं था। वहाँ पहले कभी कोई कब्र नहीं थी। हमने अपने बुजुर्गों से भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना। ओह, इमरान घूरता हुआ बोला, भला कब्र किस तरह दरियाफ्त हुई थी?
انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مرد دفن ہے۔ دوسرے ہی دن قبر بنا دی، خود ہی بنانی شروع کر دی۔ عمران نے حیرت سے پوچھا، جی ہاں، وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے، کافی دولت مند بھی تھے، لیکن انہیں کنجوس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے۔ جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاسٹر ہے، لیکن دوسرے کمروں میں پلاسٹر نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پلاسٹر بھی ایاز صاحب ہی نے کیا تھا، خود ہی؟ جی ہاں۔ اس پر یہاں قصبے میں تو بڑی چہمگوئیاں ہوئی ہوں گی۔ قطعی نہیں جناب، اب بھی یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایاز صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں۔ کبھی ایسے لوگ بھی ایاز صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے جو یہاں والوں کے لیے اجنبی رہے ہوں؟ جی نہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان سے کبھی کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ عمران بوڑھے سے مصافحہ کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیال تھے۔ ایاز نے وہ قبر خود ہی بنائی تھی اور کمرے میں پلاسٹر بھی خود ہی کیا تھا۔ کیا وہ ایک اچھا معمار بھی تھا؟ قبر وہاں پہلے نہیں تھی، وہ ایاز ہی کی دریافت تھی۔ اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے، آخر کیوں؟ اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ بیرونی بیٹھک جس میں قبر کا مجاور رہتا تھا کھلی ہوئی تھی اور وہ خود بھی موجود تھا۔ عمران نے اس پر ایک چپٹی سی نظر ڈالی۔ یہ متوسط عمر کا ایک قوی ہیکل آدمی تھا، چہرے پر گھنی داڑھی اور آنکھیں سرخ تھی، شاید وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھی۔ عمران نے 2-3 بار جلدی جلدی پلکیں چپکائی اور پھر اس کے چہرے پر اس پرانے احمد پن کے آثار ابھر آئے۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھتے ہی نوکر نے للکارا، مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے۔ عمران سعادت مندانہ لہجے میں بولا، سوچا کچھ آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ بھاگ جاؤ۔ قبر کا مجاور سرخ آنکھیں نکالنے لگا۔ اب اتنا نہ تڑپائیے، عمران ہاتھ جوڑ کر بولا، بس آخری درخواست کروں گا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجاور یک بیک نرم پڑ گیا۔ لڑکا، بس ایک لڑکا بغیر بچے کے گھر سنا لگتا ہے۔ یا حضرت، 30 سال سے بچے کی آرزو ہے۔ 30 سال؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ مجاور اسے گھورنے لگا۔ 25 سال۔ کاکو، مجھے لونڈا بناتے ہو؟ ابھی بسم کر دوں گا۔ آپ غلط سمجھے یا حضرت، میں اپنے باپ کے لیے کہہ رہا تھا، دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ جاتے ہو یا؟ مجاور اٹھتا ہوا بولا۔ سرکار، عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا، پولیس آپ کو بے حد پریشان کرنے والی ہے۔ بھاگ جاؤ۔ پولیس والے گدھے ہیں، وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے؟ فقیر کے زیر سایہ 2 خون ہوئے ہیں۔ ہوئے ہوں گے۔ پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ایک مسٹنڈے کو لے کر یہاں کیوں آئی تھی؟ یا حضرت، پولیس واقعی گدی ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ تم خفیہ پولیس مین ہو؟ نہیں سرکار، میں ایک اخبار کا نامنگار ہوں، کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھرے گا۔ ہاں اچھا، بیٹھ جاؤ۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مکان جہاں ایک بزرگ کا مزار ہے بدکاری کا اڈا بنے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے۔ یا حضرت، میں بالکل نہیں سمجھا۔ عمران مایوسی سے بولا، میں سمجھ جاتا ہوں۔ مجاور اپنی سرخ آنکھیں پھاڑ کر بولا، 14 تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیا اپنے ایک یار کو لے کر یہاں آئی تھی اور گھنٹوں اندر رہی۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دونوں کے سر پھاڑ دیتا۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ بس ان کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کیا کروں؟ میرے مرشد یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں، ورنہ بتا دیتا۔ آپ کے مرشد؟ ہاں، حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ، وہ میرے پیر تھے۔ اس مکان کا یہ کمرہ مجھے دے گئے ہیں تاکہ مزار شریف کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ ایاز صاحب کا مزار شریف کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قبرستان میں۔ ان کی تو وصیت تھی کہ میری قبر برابر کر دی جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے۔ تو جج صاحب کی لڑکی کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ کانی ہے۔ ہائے! عمران نے سینے پر ہاتھ مارا اور مجاور اسے گھورنے لگا۔ اچھا حضرت، 14 کی رات کو وہ یہاں آئی تھی اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی۔ ایک نہیں، ابھی ہزاروں ملیں گی۔ مجاور کو جلال آ گیا۔ مزار شریف کی بے حرمتی ہے، مگر سرکار ممکن ہے کہ وہ اس کا بھائی رہا ہو۔ ہرگز نہیں، جج صاحب کے کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تب تو پھر معاملہ عمران اپنا داہنا کان کھجانے لگا۔ عمران وہاں سے بھی چل پڑا اور پھر قصبے کے اندر واپس جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹہ تک وہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم اپنے اس چینل پر عمران سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔